आज का ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाना चाहूंगा। हमारा देश भारत जो है, इसकी सभ्यता सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से एक है। आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा, जिनको हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, तो सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने हमारे देश के अलग अलग जगहों पर कुछ शिलाएं बनवाई, कुछ शिलाएं स्थापित करवाई। यानी कि बड़े बड़े पत्थर थे और इन पत्थरों पर कुछ रूल्स लिखे गए थे, कुछ कोट्स लिखे गए, कुछ एथिकल बातें लिखी गई हैं। ये बातों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जूनागढ़ जो गुजरात का एक शहर है, तो जूनागढ़ में राजा अशोक, सम्राट अशोक का जो पत्थर है, जो शिला है, उस पर लिखा गया है कि कोई भी इंसान जब दूसरे व्यक्ति के धर्म के बारे में नेगेटिव बातें करता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा डैमेज जो है वो व्यक्ति अपने खुद के धर्म पर करता है। जब आप किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में बुरी बात करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आप खुद के धर्म का करते हैं। ये बात जो सम्राट अशोक की है वो हम सबको याद रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका ओपिनियन हो सकता है शायद अलग हो, लेकिन मैं हमारे देश की जो सभ्यता है उसको भूल नहीं सकता। अब इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। 28 जून की बात है, जब स्वीडन में एक व्यक्ति जो पहले इराक में रहता था, इराक को छोड़कर यह स्वीडन आ गया, इस व्यक्ति ने कुरान की एक कॉपी को जलाया और इसकी इंपैक्ट जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों पर हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का डिक्लेरेशन किया है। तो आज का ये जो हमारा विषय है, इसको हमें रिलीजियस फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलेगी। नेटो पर इसकी एक डायरेक्ट इंपैक्ट होगी। विश्वास नहीं आ रहा होगा कि नेटो का इसके साथ क्या कनेक्शन है। विल टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल इन टुडेज डिस्कशन। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन, ये 2 यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। हमारे एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। ये सेल्फ कल्टीवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, राइट, जो कहते हैं ना कि हमारी खुद की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए, हमारी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये कोर्स आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 28 जून की बात है, तो 28 जून जो है वो ईद का दिन था और स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन का जो कैपिटल है, उसमें एक बहुत बड़ी मॉस्क है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है। तो उसके बाहर एक व्यक्ति ने कुरान की एक कॉपी को जलाया और दुनिया के अलग अलग देशों ने इस इंसिडेंट की निंदा की है। टर्की, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, इराक, ईरान, यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि आज दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन है और बहुत सारे देश जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। विल टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल इन डिटेल टुडे। 7 जुलाई को पाकिस्तान जो है वो एक अलग दिन के तौर पर सेलिब्रेट करने वाला है, राइट। पाकिस्तान इज गोइंग टू ऑब्जर्व दिस डे एज टू अपहोल्ड द कुरान्स सैंक्टिटी। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस, AFP, एक बहुत ही फेमस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उसने अपील की है कि पाकिस्तान के सारे लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, सबको मिलकर जो हैं वो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की निंदा करनी चाहिए और नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है उसमें पार्ट लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सबको यूनाइट होकर इस इंसिडेंट की निंदा करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया है अपने स्टेटमेंट में कि एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है कि इस्लाम का विरोध किया जा रहा है, इस्लाम को नफरत की जा रही है। तो इस प्रकार का ट्रेंड जो है वो अभी दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है, दुनिया के अलग अलग रीजन्स में ये चीज़ जो है वो चल रही है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के शब्द ये हैं कि जितने भी पीस लविंग नेशंस हैं, जितने भी पीस लविंग लीडर्स हैं,
जो को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, को एग्जिस्टेंस यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ एक देश में रह सकते हैं। तो इस प्रकार की मान्यता को सपोर्ट करने वाले जितने भी देश हैं और जितने भी लीडर्स हैं, उनको इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस इंसिडेंट का विरोध करना चाहिए। पाकिस्तान में थर्सडे को यानी कि कल एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन भी होगा और इसमें जो स्वीडन में इंसिडेंट हुआ है तो इसके बारे में डिस्कशन होगी और इसमें क्या एक नेशनल प्लान पाकिस्तान तैयार कर सकता है, इसके बारे में भी बातचीत होगी। और स्वीडन की सरकार जो है वो इस बात को नोटिस करे कि स्वीडन में हेटफुल नैरेटिव्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो होने वाला है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है मुसलमानों की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये जो OIC है, तो OIC के 57 मेंबर कंट्रीज हैं। अब आप देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। 57 देश इसके मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं, राइट। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है तो उसके 120 मेंबर्स हैं और OIC जो हैं इसके 57 मेंबर्स हैं। कॉमनवेल्थ जो है इसके 54 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स हैं। तो यू कैन इमेजिन के 57 मेंबर वाला ये जो ग्रुप है तो इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो OIC हैं इसने भी जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने जो एक पॉइंट रखा है, जो एक मुद्दा रखा है, तो इसको सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो जिनेवा में इसकी ऑफिस है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट, एक अर्जेंट सेशन जो है वो इस चीज़ पर रखा जाएगा। और ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है तो इसके कुछ 47 मेंबर्स हैं और इसमें से लगभग 19 मेंबर्स जो हैं वो OIC के मेंबर्स हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पैक्ट क्या होगी वो समझ लेते हैं। देखिए टर्की जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और आपने वो जो भारत का इतिहास अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैसे एक इस्लामिक मूवमेंट चल रही थी। तो उस टाइम पर जो वहाँ के जो खलीफा थे, राइट, टर्की के जो खलीफा थे, तो ब्रिटिश सरकार ने जो उनके साथ किया था तो उसका एक विरोध जो है वो यहाँ पर भी हमारे देश में भी हुआ था। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप उसका खिलाफत मूवमेंट का इतिहास जो है वो आप जानते होंगे। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि टर्की जो है वो हमेशा से एक इस्लामिक देशों के लीडर के तौर पर रहा है। जो सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, ये कुछ ऐसे देश हैं जो जब भी इस्लाम के बारे में कोई बात आती है तो ये एक स्टैंड लेते हैं। तो 4 जुलाई को टर्की जो है, टर्की ने भी ये कहा है कि नेटो में स्वीडन की एंट्री जो है इस पर हमें कोई भी देश जो है वो प्रेशर नहीं कर सकता। अब नेटो की बात करें तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आज टोटल 31 देश हैं। और आपके लिए एक प्रश्न भी है, बताइए ये 31st देश जो है जो नेटो का मेंबर बना उसका नाम क्या है। अब स्वीडन जो है ये नेटो का 32nd मेंबर बनना चाहता है। स्वीडन नेटो का मेंबर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो तब से पहले स्वीडन जो है वो न्यूट्रल रहता था, लेकिन जब से ये एग्रेशन हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो स्वीडन कह रहा है कि हमें नेटो का मेंबर बना दीजिए, वरना फिर सेकंड राउंड जो है वो रशिया हमारा कंडक्ट करेगा या फिर यूक्रेन के बाद फिर हमें प्रेशराइज किया जाएगा, हम पर एक चढ़ाई हो सकती है, थिंग्स लाइक दैट। तो स्वीडन मेंबर बनना चाहता है नेटो का और नेटो जो है वो भी स्वीडन को मेंबर बनाना चाहता है। 11 और 12 जुलाई को लिथुएनिया नाम का जो देश है वहां पर नेटो की एक मीटिंग होने वाली है, एक समिट होने वाली है और इस समिट में स्वीडन को ऐड करने की बात है। लेकिन नेटो की टर्म्स एंड कंडीशन, नेटो का रूल यह कहता है कि अगर किसी देश को आपको ऐड करना है तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, अभी जो 31 मेंबर्स हैं ना, सारे के सारे मेंबर्स का यूनैनिमस यानी कि सारे के सारे मेंबर्स अगर यस कहेंगे तभी स्वीडन जो है या फिर कोई नया देश नेटो में ऐड हो सकता है। अगर एक भी देश नो कहें तो फिर स्वीडन की या फिर किसी देश की नई एंट्री जो है वो नेटो में नहीं हो सकती। अब टर्की और हंगेरी ये दो ऐसे देश हैं जो दोनों के दोनों नेटो के मेंबर्स हैं और दोनों के दोनों जो हैं उनका स्वीडन के साथ एक इश्यू चल रहा है।
टर्की जो है वो स्वीडन में जिस प्रकार से ये जो अभी इश्यू हुआ है, इस इश्यू को लेकर भी टर्की स्वीडन से नाराज है, और इससे पहले भी इस प्रकार के इश्यू जो है वो स्वीडन में हुए थे। तो इस चीज़ को लेकर टर्की जो है वो स्वीडन से बहुत नाराज रहता है। स्वीडन को एक प्रकार से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वीडन की सरकार को टर्की की सरकार जो है वो नफरत भी करती है। दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग भी होने वाली थी, जहां पर स्वीडन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो टर्की की एक यात्रा पर जाने वाले थे। अब इस इंसिडेंट के बाद इसको कैंसिल किया गया है। तो ये है इस इंसिडेंट की एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। अब स्वीडन की गवर्नमेंट जो है उसका क्या स्टैंड रहा है? स्वीडन की गवर्नमेंट ने ये जो इंसिडेंट है इसकी ऑफ कोर्स ऑफिशियली निंदा की है, कहा है कि दिस इज इस्लामोफोबिक इवेंट, इस्लामोफोबिक इंसिडेंट, तो इसकी निंदा की है ऑफिशियली। लेकिन स्वीडन की सरकार जो है उसका यह भी कहना है कि स्वीडन में प्रोटेस्ट करना, असेंबली करना, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो स्वीडन की सरकार तय नहीं करती, स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस प्रकार की चीज़ों की छूट देता है कि वहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप को लेकर इकट्ठा हो सकते हैं। ऑफकोर्स परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशन में बातें जो हैं वो क्लियरली लिखी गई है। तो स्वीडन की सरकार का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारे कोई नागरिक जो हैं वो किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो उसकी जो छूट है वो स्वीडन की सरकार देती है। और कुछ सालों पहले की बात है, जब चार्ली हेब्दो वाला केस जो हुआ था, तो उसमें भी स्वीडन में इस प्रकार की कुछ इवेंट्स हुए थे जहाँ पर इस्लाम की निंदा की गई थी। तो इस प्रकार की चीज़ों के बारे में स्वीडन ने उस समय पर भी यह कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ करता है। मीन्स स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ असेंबली और एक्सप्रेशन, कंपेयर टू दूसरे देश जो है स्वीडन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो है वो खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी धर्म या फिर पर्टिकुलरली एंटी इस्लाम एक्ट को परमिट नहीं कर सकते, आप मुस्लिम्स को टारगेट नहीं कर सकते, आप हमारे जो सेक्रेड वैल्यूज़ हैं उसको इंसल्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने भी कही है। अब आगे इसमें क्या होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अभी तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और इसमें कुछ मेरा एनालिसिस जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ चीज़ें अभी करंट जो टॉपिक्स है उसमें शेयर नहीं हुई है, लेकिन जो चार्ली हेब्दो वाला केस है या फिर टर्की और स्वीडन के बीच में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी तरफ से ऐड की है ताकि आपको इस पर्टिकुलर विषय पर और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। So dear friends, that's everything as far as today's discussion is concerned. Do check out this dark psychology course, और जो डिस्काउंट चल रहा है डार्क 40, ये कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट ऑन डार्क साइकोलॉजी कोर्स। इसको आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। And I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. और राजा अशोक की बात जो मैंने आपको बताई ना, उस पर आप ज़रूर सोचिएगा। God bless you all. जय हिंद।